हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा चैप्टर, जैसा कि आपको सभी को पता है कि हम चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं। वो चैप्टर हमारा चल रहा है जीवों में जीव जनन कैसे करते हैं। तो जीव जनन कैसे करते हैं, इस चैप्टर के हमने इंट्रोडक्शन को देख लिया है कि क्या क्या आपको इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे जनन से, स्टार्ट करेंगे कि जनन क्या होते हैं, जनन के लाभ क्या होते हैं, विभिन्नताएं क्या होती हैं, ये सारे टॉपिक, और इसके साथ साथ अलैंगिक जनन क्या होते हैं। ठीक है, तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं जनन क्या होता है, क्योंकि जीव जनन कैसे करते हैं। यहाँ पे मेन जो टॉपिक है वो क्या है कि जो जीव है वो जीव जनन कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे जनन को कि ये जनन क्या होते हैं, है ना बेटा। जनन को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया? ये जो जनन हो रहा है, ये जो जनन की क्रिया है सभी जीव करते हैं। क्या करते हैं? सभी जीव। अब सभी जीव में पादप और जंतु, ठीक है, पादप एवं जंतु दोनों आते हैं, ऐसा नहीं कि एक आएंगे। ठीक है, अब ये जनन करने का उद्देश्य क्या है? जनन करने का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि अपनी जाति की स्थिरता को बनाए रखना। हाँ, अपनी इनकी जो ये जीव है ये जाति की, ठीक है, इनका जो जाति इनकी है, इन जाति के अस्तित्व को क्या करना है? इन जाति के अस्तित्व को बनाए रखना है। तो ये अपने जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, है ना, अपनी जाति की स्थिरता को बनाए रखने के लिए कंटिन्यू रिप्रोडक्शन की क्रिया को शो कर रहा है ना। क्योंकि जब तक जनन नहीं होगा तब तक जो हमारी जाति की स्थिरता होती है, एक नए जीव का निर्माण नहीं होगा। एक नए जीव को, मान लो हम हैं, आज के टाइम में हम हैं, आप हैं, तो हम, ये जो हमारी उत्पत्ति हुई है, ये हमारी जो पैतृक पीढ़ी है ना, जो हमारी क्या है, पैतृक पीढ़ी है। पैतृक पीढ़ी में क्या हुआ? रिप्रोडक्शन हुआ। रिप्रोडक्शन के थ्रू उन्होंने क्या किया? हमें जन्म दिया। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे, यानी कि उन्होंने क्या किया? अपने वंश को बनाया, अपनी जाति की स्थिरता को बनाया। जैसे क्या बोला जाता है, जब हमारी फैमिली में ना, हमारे घर में जो कुछ ऐसे दंपति होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, तो हम कहते भाई इनका तो वंश चलेगा ही नहीं, हमें अपने वंश को चलाना है ना। ये बोला जाता है ना। आज के टाइम में खासकर तो होता है भाई लड़की है, ठीक है, लेकिन वंश को चलाना है तो वंश लड़का ही चलाएगा। ठीक है, ये हमारी एक भाषा होती है, जो हम जिस समाज में रहते हैं, हमारा समाज कहता है कि हमारे वंश को चलाना है, तो हमें वंश को चलाने के लिए हमें एक लड़का चाहिए, है ना। लेकिन ये दिमाग नहीं होता भाई लड़का आएगा कहाँ से जब तक लड़की नहीं होगी, तो, है ना, ये हमारे समाज में होता है। तो इसी तरह यहाँ पे सिर्फ हम खास लड़कों की नहीं बात करेंगे, हम हर एक जीव की, यानी मेल और उस फीमेल की हम बात करेंगे जो अपनी जाति की स्थिरता के द्वारा एक नए जीव की उत्पत्ति करेंगे। क्योंकि जब वो रिप्रोडक्शन करेंगे तभी जाके वो एक नए मेल और फीमेल का, एक नर और मादा को जन्म देंगे। अब वो, ठीक है, ये एक जंतु की बात होगी। इसी तरह पादप भी क्या करते हैं? अपनी जाति की स्थिरता को बनाए रखने के लिए, मान लो एक पौधा है, जब तक वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो उसकी जो जाति, उसका जो अस्तित्व वो समाप्त हो जाएगा, यानी उसके बाद उसको पहचानने वाला कोई नहीं होगा। तो उसको अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, संख्या को बनाए रखने के लिए ये कंटिन्यू क्या करे? रिप्रोडक्शन की क्रिया को शो कर रहे हैं। ठीक है, तो जनन समझ में आया कि जनन क्या होते हैं। ठीक है, ओके ओके। इसके साथ साथ होता है जीवन काल। कभी कभी होता है भाई जीवन काल किसे कहते हैं? तो देखो, जीवन काल वो होता है जन्म के बाद से, जन्म के बाद और मृत्यु के पूर्व की जो अवस्था होती है, यानी किसी भी एक व्यक्ति का जन्म हुआ तो जैसे ही जन्म हुआ और मृत्यु के पहले की जो अवस्था है, उस अवस्था को हम कहते हैं जीवन चक्र, या उसका जो जीवन, एक व्यक्ति का जीवन काल होता है ना। वो भले एक 2 दिन का हो, 3 दिन का हो, 4 दिन का हो, 100 साल का हो, 2 साल का हो, 10 20 जितने भी साल का है, वो उसका जीवन काल यानी कि ये कहलाता है। ठीक है, उसकी लाइफ साइकिल होगी। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपनी समान संतति को जन्म देता है। ठीक है, जब आपसे जनन की डेफिनेशन पूछी जाएगी, जनन किसे कहते हैं, आप लिखोगे जनन की वह प्रक्रिया। ठीक है, क्या लिखोगे? जनन की
वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान, जिसमें जीव अपने समान, ठीक है, जिसमें जीव अपने समान संतति को जन्म देता है। ठीक है, अपने समान क्या करेगा, संतति को जन्म देता है ना, अपनी समान संतति को क्या करेगा, जन्म देता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, जनन। जनन कहलाता है। यानी कि जैसे अगर बेटा अगर एक आम का पौधा है ना, जैसे एग्जाम्पल में एक आम का पौधा है, तो ऐसा नहीं कि आम का पौधा अगर रिप्रोडक्शन करेगा तो बरगद के पौधे को बना देगा, या एक बरगद का पौधा है उनमें रिप्रोडक्शन हुआ तो एक आम के पौधों को बना देगा। अगर आम का पौधा है तो रिप्रोडक्शन के थ्रू आम के ही बनाएगा, है ना, बरगद का है तो बरगद का ही बनाएगा। यानी जितने भी पौधे हैं उनमें जब रिप्रोडक्शन होगा तो रिप्रोडक्शन के थ्रू वो अपने जैसे ही जीव को बनाएंगे। इसी तरह ये जो हमारा क्या होता है, जैसे मानव हो गया, अगर मानव है तो ऐसा तो नहीं होता कि मानव है, मानव ने क्या दिया, एक गाय के बच्चे को जन्म दिया, ऐसा होता है कभी, या एक गाय है उसने भैंस के बच्चे को जन्म दिया, ऐसा कुछ होता नहीं होता है। तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान संतति को जन्म देते हैं उनको हम कहते हैं जनन। ठीक है, तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान संतति को जन्म देता है वो क्या कहलाता है, जनन, यानी कि रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्लियर। अब यहाँ पे अभी आपको प्रकार नहीं देखने, लेकिन यहाँ पे आप सिंपल से ये समझ सकते हो जो जनन होता है, जनन दो प्रकार का होता है। ठीक है, अभी हमें जनन के प्रकार नहीं पढ़ने, अभी हमें मेन कुछ और पॉइंट्स पढ़नी है। तो जो जनन होता है, जनन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला है, ठीक है, पहला है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, लैंगिक जनन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, दूसरा क्या होता है, अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन को, ठीक है, अलैंगिक जनन को हम कहते हैं असेक्सुअल, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, लेकिन अभी आपको यहाँ नहीं पढ़ना, अब आपकी एनसीईआरटी क्या कह रही है ये देखना है। देखो एनसीईआरटी में क्या है कि जनन, है ना, जनन की डेफिनेशन हमने देख ली। अब जनन की आवश्यकता क्यों है, क्यों जीव को जनन यानी कि रिप्रोडक्शन करने की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, तो किसी जाति के जीवों के लिए जनन क्यों आवश्यक है। कोई भी आपके मन में ऐसा क्वेश्चन जरूर उठता होगा कि मान लो कोई भी जाति है ना, वो चाहे गाय है, चाहे भैंस है ना, चाहे मानव की जाति है, चाहे कुत्ते की जाति है, चाहे बिल्ली की जाति है, या किसी पादप की ही जाति क्यों ना हो, तो उनके लिए जनन क्यों आवश्यक है। ठीक है, ये सबके अंदर क्वेश्चन उठता है, ये कोई भी नहीं कह सकता कि ये नहीं उठता, है ना, ये सबके अंदर ये ऐसा एक प्रश्न होता है कि अगर कोई भी जीव है वो जनन क्यों कर रहा है, आखिर करने का एक उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो किसी जाति के, ठीक है, किसी जाति विशेष की जीवों के लिए जनन आवश्यक निम्न बिंदुओं से समझाई जा सकती है। अब इसमें देखो क्या है, जनन की सबसे ज्यादा आवश्यकता और उपयोगिता किसी जाति विशेष की निरंतरता बनाए रखने के लिए। ये जो रिप्रोडक्शन हो रहा है, सबसे पहली चीज आपको समझनी है, ये जनन आवश्यक क्यों है, जरूरत क्यों है ना, क्यों हर एक जीव को जनन करना जरूरी है, क्यों हर एक जीव को रिप्रोडक्शन करना जरूरी है। तो ये रिप्रोडक्शन करने के लिए ये जो जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इनकी जो उपयोगिता है ना, इनकी जो सबसे ज्यादा उपयोगिता है इनकी जाति विशेष की निरंतर बनाए रखना, इनकी जाति का जो अस्तित्व है उस अस्तित्व को बनाए रखने के लिए है। सेकेंड पॉइंट क्या है, जनन द्वारा जीव अपने समान लक्षणों वाले जीव उत्पन्न कर सकते हैं। सबसे पहली चीज अपनी जाति की स्थिरता को बनाना है। ठीक है, जाति की स्थिरता को उसने बना लिया
तो जाति की स्थिरता को बनाने के बाद जनन के द्वारा ही जो जीव होता है वो अपनी समान, ठीक है, मानो कोई भी एक जीव है, ठीक है, कोई भी एक जीव है और वो जीव अपने समान क्या करेगा, लक्षण वाले जीव को उत्पन्न करेगा। जैसे एक मानव क्या कर रहा है ना, एक मानव रिप्रोडक्शन की क्रिया कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि जो मानव ने जिस जीव को जन्म दिया उसमें जो कैरेक्टर होते वो अलग हो जाते या वो अलग कैरेक्टर वाले आ गए, ऐसा कुछ नहीं होता है ना, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो भी जीव जन्म देगा एक जीव को, वो अपने समान संतति को जन्म ही देगा। तो ये होती है जनन का आवश्यकता। पहली आवश्यकता क्यों है कि अगर कोई भी जीव के जाति, कोई भी जाति अब रिप्रोडक्शन करेगा तो अपनी जाति की स्थिरता को बनाएगा। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि वो अपने जैसे लक्षण वाले जीव की उत्पत्ति करेगा। ठीक है, ओके। आगे, जीवों के आनुवंशिक लक्षण उनकी संतान में वंशागत होते रहते हैं। इसके साथ साथ जो जो जीव हैं, जो इनके जो जेनेटिक कैरेक्टर है ना, जो उनके जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उनकी संतानों में वंशागत होते हैं। ठीक, कोई भी आनुवंशिक लक्षण है और उनकी जो संतान आ रही है उन संतान में क्या होंगे, वो वंशागत होते रहते हैं। तो इसी कारण संतानें जनकों के समान होती है। हम कहते हैं ना कि अगर कोई भी संतान हो रही तो अपने जनक के समान क्यों है? जनक के समान कहने का रीजन क्या है कि वो अगर कोई भी जीव है, सबसे पहले वो समान लक्षण वाले जीव को जन्म दे रहा है, अपनी जाति की स्थिरता को बनाए रख रहा है। इसके साथ साथ उनकी जो जेनेटिक मटेरियल है, उनके अंदर के जो कुछ लक्षण है ना, कुछ उनके अंदर का जो आनुवंशिक पदार्थ है, जब उनकी संतति आएगी उस संतति में वंशागत होगी, यानी कि पैतृक पीढ़ी से संतति पीढ़ी में जाएगी। ठीक, क्लियर। नेक्स्ट, जनन, लैंगिक जनन। ठीक है, अब जनन में जो लैंगिक जनन होता है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, तो लैंगिक जनन द्वारा संतानों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और ये विभिन्नताएं जैव विकास का आधार होती है। देखो, जब कोई भी जो लैंगिक जनन करता है तो लैंगिक जनन करने वाले जीवों में कोई भी विभिन्नताएं नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें युग्मक का संलयन नहीं होता। अलैंगिक जनन में दो भिन्न जीव नहीं होते, लेकिन जब हम लैंगिक जनन देखते हैं तो लैंगिक जनन में हमें विभिन्नताएं नजर आती है। क्यों? क्योंकि इसमें दो भिन्न जीव भाग लेते हैं, एक नर भाग लेता है, एक मादा भाग लेती है। तो नर का लक्षण और मादा का लक्षण दोनों एक समाहित होकर एक नई संतति का क्या करते हैं, जन्म देते हैं। तो ये जरूरी है, जनन आवश्यक है। ठीक है, इसके बाद जातियों की उत्तरजीविता हेतु भी जनन आवश्यक है। इसके साथ साथ जो जाति की उत्तरजीविता होती है, उत्तरजीविता के लिए भी रिप्रोडक्शन आवश्यक होते हैं। अगर रिप्रोडक्शन ना हो, है ना, अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो एक जीव से दूसरे जीव में लक्षण वंशागत ना हो। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो हम जो मानव है, हम एक मानव के बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, क्योंकि हम मानव है तो मानव को ही पैदा करते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? अगर एक मेल और फीमेल के द्वारा एक नई संतति जन्म दी जाती है तो वो मेल और फीमेल ही होता है, ऐसा नहीं कि कुछ और होता है। ठीक है, ये सारे इसका उद्देश्य होता है रिप्रोडक्शन का। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन करने के लिए ये उद्देश्य जरूरी होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इसके महत्व होते हैं। अब देखो विभिन्नताएं क्या होती हैं। हमने अभी क्या बोला कि अगर कोई भी जीव जनन कर रहा है तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि उसकी जाति की स्थिरता बनेगी, है ना। मानो जैसे एक मानव है, अगर मानव में जनन की क्रिया ना हो, ठीक है, मानो बहुत सारे मानव हैं, ठीक है, मान लो जैसे ये घर है, ठीक है, पूरी बात नहीं करेंगे, ये घर है, ठीक है। अब इस घर में रहने वाले 4 हैं, ठीक है, इस घर में क्या है, रहने वाले 4 हैं। इन्होंने क्या किया, जनन के थ्रू इनकी संख्या कितनी बड़ी, 4 बन गई। ठीक है, एक फैमिली की बात हो रही है। मान लो इस फैमिली में जो जनन की क्रिया हो रही है वो क्रिया ना हो, ठीक है। जब ये क्रिया नहीं होगी तो इनसे नए जीव उत्पत्ति नहीं होगी। ठीक है, तो इस जो घर का है ना, इस फैमिली का जो अस्तित्व वो समाप्त हो जाएगा। हमारे समाज में यही बोला जाता है कि हमें अपने वंश को बढ़ाना है ना। जहाँ एक वंश को बढ़ाने की बात होती है तो लड़कों को ज्यादा वैधता दी जाती है, लड़कियों को कम। मान लो लड़की है फिर भी लड़का चाहिए, क्योंकि हमारे कुल को आगे लेके जाना है। तो ये कुल आगे कौन लेके जाएगा, किस क्रिया के द्वारा होगा, रिप्रोडक्शन के द्वारा होगा। ठीक है, तो ये महत्व होता है। इसके साथ साथ जो हमारे कुछ लक्षण होते हैं, अगर विभिन्नताएं ना हो तो हमारे अंदर की जो गुण है वो हमारी अगली पीढ़ी में संचारित नहीं होगी, यानी कि कुछ और कैरेक्टर आएंगे।
ठीक है, या धीरे धीरे जो हमारे अंदर के जो लक्षण है, जो आनुवंशिक पदार्थ है, वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए रिप्रोडक्शन करना जरूरी है, सबसे पहले जाति के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। ठीक है, इसके बाद जो वंशागत लक्षण होते हैं, जो आनुवंशिक पदार्थ होते हैं, उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित करने के लिए, उसके बाद कई सारे ऐसे लक्षण होते हैं। ठीक है, अब क्या आती है, जो हमारी विभिन्नता क्या है, तो जीवों की आकार की और शारीरिकी में उत्पन्न परिवर्तन ही विभिन्नताएं कहलाती है ना। कोई भी जीव है, उसका जो आकार की है ना, बायोमॉर्फोलॉजी है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, इसके साथ साथ उसके अंदर जो परिवर्तन होते हैं, ये सारी ही, यानी कि कोई भी जीव है उसकी आकार की और शारीरिकी में उत्पन्न जो परिवर्तन होते हैं, वही क्या कहलाती है, विभिन्नताएं कहलाती है, वेरिएशन कहलाते हैं। जैसे अगर हमारे जो हमारे पूर्वज कौन बोले जाते हैं, बंदर बोले जाते हैं। अगर वैसे एक मानव का, आधुनिक मानव का पूर्वज हम किसे कहते हैं, कि हमारे जो पूर्वज है मंकी है, यानी जैसे मंकी को टेल है, उसी तरह हम मानव के पास भी थी। लेकिन धीरे धीरे विकास होता गया, है ना, अनुकूलता, अडेप्टेशन होता गया, और जब हमने उस अंग का यूज नहीं किया तो वो अंग हमारा धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो अगर ऐसे ही हो तो जो अस्तित्व रह जाए, ठीक है, जो अंग है या जो एक कार्य होता है, वो क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, इसलिए विभिन्नताएं जरूरी है, विभिन्नताएं होंगी तभी सारे कार्य होंगे। ठीक है, वैसे हम कहते हैं कि हमारा पूर्वज मंकी, लेकिन अगर पूरा होते कि जो हमारी जीवन की उत्पत्ति हुई है एक छोटे से जो बैक्टीरिया, जिसको हम कुछ नहीं समझते, है ना, जो जितने भी संघ वाले जीवन को हम कुछ नहीं समझते, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो विकास हुआ है उनसे हुआ है ना। जितने भी पक्षी हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, कहीं ना कहीं इनसे ही हमारा जब धीरे धीरे विकसित होते गए, विकसित होते होते एक आधुनिक मानव का विकास हुआ है। ठीक है, अब देखो ये जो विभिन्नताएं होती है, दो प्रकार की होती है, एक होती है उपार्जित, ठीक है, और दूसरी होती है वंशागत। उपार्जित और वंशागत में फर्क होता है। उपार्जित जो विभिन्नताएं होती है, उनको हम खुद से इकट्ठा करते हैं, यानी कि हम अपने शरीर में उसको खुद उत्पन्न करते हैं, और वो जो उत्पन्न करने का रीजन होता है, कुछ भौतिक कारक भी होते हैं, है ना, कुछ हमारी लापरवाहियां होती हैं और कुछ हमारे भौतिक कारक होते हैं। भौतिक कारक में अगर हम बात करते हैं, तो जैसे हमारा प्रकाश हो गया, ताप हो गया, जल आदि, ये सारे हमारे उपार्जित हैं, है ना, इनके द्वारा कहीं ना कहीं हमारे अंदर चेंज होते हैं। जैसे अगर प्रकाश की जब हम बात करते हैं, जो सूर्य की रोशनी आती है ना, तो सूर्य की रोशनी से जो पराबैंगनी किरणें निकलती है, तो वो पराबैंगनी जो किरणें होती है, वो हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती है। जब इसको स्किन को नुकसान पहुंचाती है, धीरे धीरे वो रोग से ग्रसित हम होते हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे मृत्यु के कारण बनते हैं। ठीक है, ताप हो गया, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, किसी को बहुत ज्यादा प्रकाश से एलर्जी होती है ना, किसी को बहुत ज्यादा टेम्परेचर से प्रॉब्लम्स होती है। जल से हो गया, जल का माध्यम क्या हो गया, जैसे मान लो हमने जल को हम कहते हैं कि जल ही हमारा जीवन है ना, तो जल का यूज हम जितनी भी खाद्य पदार्थ उनमें यूज करते हैं। जल को हमें प्यास लगती है तो हम पानी पीने के लिए यूज करते हैं। अभी क्या पता कि वो जो जल हम यूज करें वो शुद्ध है कि क्या अशुद्ध है, यानी उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस है कि नहीं, हमने उसको यूज कर लिया। ठीक है, अब हमने उस जल को यूज किया, अब हमारे अंदर कोई भी बैक्टीरिया वायरस गए और वो हमें क्या करेंगे, हमारे बॉडी के अंदर के जितने भी अंग होंगे उसको नुकसान करेंगे। जब वो नुकसान करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा मृत्यु का कारण बनता है। ये सारे उपार्जित होते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं हमारी कुछ गलतियां होती है और कुछ प्रकाश हो गया, ताप हो गया, जल, इनके द्वारा ये विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो देखो जो वेरिएशन होता है, जो विभिन्नताएं होती है, दो प्रकार की होती है। पहला होता है उपार्जित। उपार्जित में क्या है कि ये वातावरणीय कारकों जैसे प्रकाश, ताप और जल आदि के कारण उत्पन्न होती है, और ये उसी जीव की मृत्यु के साथ साथ समाप्त हो जाती है, अर्थात वंशागत नहीं होती। मान लो किसी भी कोई ऐसा व्यक्ति, कोई भी जीव है, ठीक है, वो चाहे प्लांट्स हो चाहे जंतु हो, अब छोटा से छोटा पौधा हो या बड़ा से बड़ा पौधा हो, या एक छोटा से छोटा जीव हो या एक तो बड़ा से बड़ा जीव है, तो इनमें जो प्रकाश की वजह से विभिन्नताएं आ रही हैं, ताप की वजह से जो विभिन्नताएं आ रही है, जल के जो वजह से विभिन्नताएं हो रही है, तो वो वंशागत नहीं होंगी। ठीक है, वो क्या होंगी, वंशागत नहीं होंगी। यानी कि जब तक वो व्यक्ति जिंदा है, ठीक है, जब तक वो जीव है तब तक उसके साथ रहेगी। अगर वो जीव की डेथ हो गई, उस जीव का जो जीवन काल है वो समाप्त हो गया, तो वो भी समाप्त हो जाएंगी, वंशागत नहीं होंगी। ठीक है,
जैसे मान लो कभी कभी आप सुनते हो कि कोई किसी व्यक्ति को टाइफाइड हो गया, उसका डेथ हो गई। टाइफाइड एक नॉर्मल सी बीमारी होती है, ये हमारे उपार्जित के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये हमारे कुछ लापरवाहियों की वजह से होती है। तो जब किसी भी व्यक्ति की डेथ क्यों होती है, जो हमारी म्यूकोसा होती है ना, जो हमारी गुहा होती है, गुहा में म्यूकोसा होता है। तो जैसे ही जो वायरस होते हैं वो हमारी म्यूकोसा की दीवार में जाते हैं और उस दीवार को भेद देते हैं, जो भी व्यक्ति टाइफाइड से ग्रसित हुआ होता है उसको डेथ हो जाती है। अब ऐसा नहीं कि टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू ये बहुत ज्यादा एक आम बीमारी होगी, बहुत ज्यादा फैल रही है, तो सब व्यक्ति की डेथ नहीं होती। टाइफाइड से अगर किसी भी व्यक्ति की डेथ हो रही है तो जो म्यूकोसा में वही बैक्टीरिया जाएगा, उसकी दीवार को छिद्रित कर देता है, जिससे व्यक्ति की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाती है। ठीक है। मलेरिया में क्या होगा, मलेरिया में प्रोटोजोआ से होता है। तो मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है ना, मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है वो सबसे पहले हमारे ब्लड में जाता है, ब्लड के थ्रू लीवर में जाएगा, लीवर में अपनी संख्या को बढ़ाएगा, फिर वापस से आरबीसी में आएगा, आरबीसी में मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा अपने बहुत ज्यादा संख्या को बढ़ाएगा, और इतनी ज्यादा संख्या को बढ़ाता है कि जो आरबीसी हमारी फट जाती है ना। आरबीसी फटती है, हीमोजाइन नामक एक पदार्थ स्रावित होता है, जिससे में बहुत ज्यादा ठिठुरन के साथ, बहुत ज्यादा ठंड के साथ फीवर आता है, और वही फीवर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है। तो ये बहुत सारे कारण होते हैं। कैंसर हो गया तो मान लो किसी घर में किसी एक व्यक्ति को कैंसर है ना, कोई भी एक फैमिली मेंबर है, उस फैमिली मेंबर में एक व्यक्ति को कैंसर है, तो ऐसा नहीं कि मान लो एक व्यक्ति को कैंसर है तो उसकी जो अगली पीढ़ी आएगी उसको कैंसर होगा, क्योंकि कैंसर आपका संक्रामक नहीं है। ये तो एक तो संक्रामक नहीं है, साथ साथ वंशागत नहीं है। लेकिन एड्स और कैंसर को हम कहते हैं कि भाई ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी, तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारियां नहीं होती हैं। जो पीढ़ी दर यानी वंशागत जो बीमारी होती है वो हमारे डाउन सिंड्रोम होता है, टर्नर सिंड्रोम होता है, क्लाइफेंटन सिंड्रोम होता है, हीमोफीलिया होता है, वर्णांधता होता है, ये सारी जो हमारी बीमारियां होती है वंशागत होती है। मान लो अगर किसी भी फैमिली मेंबर में किसी न किसी को है तो इनकी जो अगली पीढ़ी आएगी तो उनमें होना ही होना है। हाँ, भले पहली पीढ़ी में ना नजर आए लेकिन दूसरी पीढ़ी में कुछ न कुछ उसके सिम्टम जरूर आएंगे। तो ये जो उपार्जित लक्षण होते हैं या उपार्जित जो विभिन्नताएं होती है, ये प्रकाश की वजह से, ताप की वजह से, जल की वजह से होती है। ये अगर किसी व्यक्ति को हुआ, ऐसी दिक्कत है, विभिन्नता आई, तो उस व्यक्ति की अगर डेथ हो गई तो वो समाप्त हो जाती है, वो वंशागत नहीं होती। दूसरी क्या आती है, दूसरी आ जाती है वंशागत। वंशागत में क्या होती है कि ये आनुवंशिक विभिन्नताएं हैं जो अधिकतर जनन कोशिकाओं में उत्पन्न होती है। ठीक है, या तो जीव के डीएनए की संरचना में उत्पन्न परिवर्तन या आकस्मिक उत्परिवर्तन। देखो जो इसमें वंशागत बीमारियां होती है ये हमारे जीन म्यूटेशन की वजह से, जिसको हम कहते हैं उत्परिवर्तन, है ना। तो जीन में कहीं ना कहीं जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है। एक मानव में जो गुणसूत्र की संख्या है वो कितनी होती है, 46 होती है। अब वो चाहे मेल है चाहे फीमेल है, दोनों में क्या है, 46। ठीक है, एक मेल है इसमें भी 46 और एक फीमेल है इसमें भी 46। 22 दोनों के क्या होते हैं, समान होते हैं, है ना। 22 जोड़ा जो मेल का होगा वो भी समान है और 22 जोड़ा जो फीमेल का है वो भी समान है। जो 23वां जोड़ा होता है वो भिन्न होते हैं। 23वां में मेल का जो होगा वो XY होता है और फीमेल का XX होता है। ठीक है, तो जब क्या होता है, दो भिन्न जीव, ठीक है, दो भिन्न जीव रिप्रोडक्शन के थ्रू, है ना, दोनों यानी कि नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संलय जो निषेचन की क्रिया होती है, तो निषेचन की क्रिया के द्वारा जब लिंग का निर्धारण होता है उसी टाइम या तो गुणसूत्रों की संख्या में एक बढ़ जाएगा। एक कब होगा, जब जीन म्यूटेशन होता है, यानी कि जब हमारे डीएनए में जो जीन है, जीन में उत्परिवर्तन होगा तब। तो या तो इनमें गुणसूत्रों की संख्या बढ़ जाएगी, ठीक है, क्योंकि निषेचन में अगर 23 हो रहे हैं तो कितने बन जाती है, 46। जो जायगोट हमारा होता है ना, जायगोट को हम कहते हैं 2n और इनमें गुणसूत्रों की संख्या 46 हो जाती है। अब वो चाहे गर्ल्स का निर्माण होगा चाहे बॉयज का निर्माण होगा, उनमें जो गुणसूत्र की संख्या होगी कितनी होगी, 46, यानी कि 23 जोड़ी होती है। ठीक है, तो इन्हीं में या तो एक संख्या बढ़ गई या तो एक संख्या घट गई, तो ये बीमारियां यानी कि टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइफेंटन सिंड्रोम, ये डिजीज हो जाती है। इसके साथ साथ कुछ, ये तो हो गया गुणसूत्री विकार की वजह से, और कुछ उत्परिवर्तन की वजह से होता है, कहीं न कहीं जीन में म्यूटेशन हो गया, जो जीन, क्योंकि जीन का निर्माण प्रोटीन से हुआ है, तो प्रोटीन में कहीं न कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हुई जिसके कारण हीमोफीलिया
वर्णांधता हो गया, है ना, दांत अरक्तता हो गया, ये सारे बीमारियां होती है। तो ये किसी भी व्यक्ति को ये बीमारी है तो वो वंशागत होगी, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगी। ये कौन बताता है? मेंडल का जो नियम है। मेंडल के पहले नियम में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा कि जो मेंडल ने दो जीवों के बीच में जब उन्होंने संकरण कराया था, तो पहली पीढ़ी में एक लंबा और एक बौना, लंबे और बौने के बीच में संकट जरूर कराया, लेकिन पहली जो पीढ़ी आई उसमें अब लंबे पन्ने अपने लक्षण को शो किया, लेकिन बौने पन्ने नहीं किया। लेकिन वापस से जब उसी की दूसरी पीढ़ी आई तो बौने पन्ने अपने लक्षण को वहां पे शो कर दिया। इसी तरह कुछ बीमारियां जो हमारी होती हैं, अगर मान लो किसी पैतृक पीढ़ी को है तो पहली इनकी जो संतति पीढ़ी आएगी उनमें हो भी सकते, नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जो दूसरी संतति पीढ़ी आएगी उसमें कहीं ना कहीं ये लक्षण शो जरूर होंगे। ठीक है, ओके। तो ये होते हैं हमारी विभिन्नताएं दो प्रकार की, उपार्जित और वंशागत। वंशागत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती है, और उपार्जित अगर एक वंशागत नहीं होती, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाती। अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा कुछ है, उस व्यक्ति की डेथ हो गई, कहानी खत्म। ठीक है, यानी कि एक व्यक्ति की सिर्फ जीवन काल तक है, वो अगली पीढ़ी में नहीं जाएगी, वो होती है उपार्जित। और उपार्जित होती है ताप की वजह से, जल की वजह से, प्रकाश की वजह से। और ये वंशागत जो होती है, विभिन्नताएं होती है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती है, या तो ये गुणसूत्री विकार की वजह से होते हैं, या गुणसूत्रों की संख्या में कम या ज्यादा हो गया, या जब जीन उत्परिवर्तन यानी कि जो जीन में प्रोटीन होती है उसमें कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत होती है। ठीक है, अब ये जो विभिन्नताओं का महत्व क्या है, ठीक है, ये जरूरी क्यों है वेरिएशन आना? कोई भी एक जीव है तो किसी एक जीव में विभिन्नताएं आना जरूरी क्यों है? क्योंकि सबसे पहले जरूरी क्या होता है कि ये पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए पूर्ण अनुकूलता का कार्य करती है। जब वेरिएशन होगा, है ना, जब विभिन्नता किसी भी जीव के अंदर आएगी तो पर्यावरण के परिवर्तन, देखो जो हमारा वातावरण होता है ना, ये जो हमारा वातावरण है वो हमेशा एक जैसा नहीं होता। ठीक है, जैसे अगर अपने वातावरण की हम बात करेंगे तो कभी गर्मी का मौसम आता है, कभी ठंडी का मौसम आता है, और कभी सर्दी का, बारिश का मौसम आता है। तो ये हमारा वातावरण क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो उस वातावरण के प्रति हम अपने आप को क्या कर सके? चेंज कर सके। जैसे मानव में ये बहुत अच्छा गुण पाया जाता है कि अगर मान लो सर्दी की टाइम आ गई तो हम सर्दी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, यानी कि हम क्या होते हैं? समतापी प्राणी हैं, कि कोई भी टेम्परेचर हो, कैसा भी वातावरण हो, हम उस वातावरण में अपने आप को ढाल लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जो असमतापी होते हैं, जैसे इसमें मेढक की बात करते हैं। मेढक क्या होता है? उभयचर कहलाता है ना, क्योंकि वो असमतापी है। मेढक आपको हमेशा गर्मी बारिश के टाइम में दिखेगा, सर्दी और गर्मी के टाइम में वो कहाँ चले जाते हैं? जल के अंदर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर है गर्मी वाला, वो नहीं सह सकते। अगर ठंडी वाले टेम्परेचर में बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन यानी बहुत ज्यादा ठंडी, उसको नहीं सह सकते, इसीलिए मेढक को उभयचर कहते हैं। ये एक जीव में बोला जाता है। पादप में हम ब्रायोफाइट्स को कहते हैं कि पादप वर्ग का उभयचर कौन है, एम्फीबियन कौन है? तो ब्रायोफाइट्स है। क्यों? क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो रहते कहाँ पे हैं? स्थल पे। स्थल पे कहाँ रहेंगे? छायादार स्थान पे। जो हमारे पुराने मकान होते हैं, है ना, जितने भी पुराने मकान हो गए वहां पे छोटे छोटे जो सवाल जैसा दिखते हैं तो उसको हम कह देते हैं एल्गी। वो एल्गी नहीं होती। एल्गी जो होती है, जो हमारी सवाल होती है, जो जगह जगह पानी है ना, कभी कभी आप देखते हो पानी इकट्ठा हुआ और पानी वहां का जो भूमि वो नम होता है, लेकिन वहां पे ग्रीन ग्रीन जैसा संरचना दिखाई देता है, वो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं। ठीक है, तो वो देखो ग्रो करते हैं स्थल पे, लेकिन अगर उनको निषेचन करना हुआ, अब अपनी जाति को बढ़ाने के लिए उनको वाटर चाहिए। इसी तरह मेढक भी क्या है, भले वो गर्मी के बारिश के टाइम में स्थल पे आएगा, लेकिन जब उनमें फर्टिलाइजेशन होगा, जनन की क्रिया, वो कहाँ करेंगे? जल में करेंगे। तो जो जल और स्थल दोनों पे रहते हैं, या जिसमें जल और स्थल दोनों का गुण पाया जाता है, उसको उभयचर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये अनुकूलन के लिए विभिन्नताएं जरूरी है। अगर मान लो मानव में विभिन्नताएं नहीं होती तो मान लो हम किसी एक नई पीढ़ी को जन्म देते, अगर ये हमारे जो लक्षण है, जो हमारे अंदर एक कैपेसिटी, जो हमारे गुण है, अगर उस पीढ़ी के या उस संतति के अंदर नहीं जाती तो वो अपने पर्यावरण के अनुकूलन, मतलब पर्यावरण में अगर परिवर्तन होगा तो उस चीज में वो अपने आप को ढाल नहीं सकता। तो सबसे पहली जरूरी क्यों है कि पर्यावरण के प्रति जो अनुकूलन हो रहा है उनके प्रति कार्य करना, ये वेरिएशन का महत्व होगा। दूसरा क्या है? ये जाति का अस्तित्व बनाए रखने में सहायक होती है। इसके साथ साथ ये अपनी हमारी जो जाति है
है ना। अगर वेरिएशन नहीं होता तो जो हम मानव के अंदर का जो एक गुण है वो जब हमारी दूसरी पीढ़ी आती है उसमें वो गुण नहीं जाता, तो क्या हमारे जाति का अस्तित्व बना रहता? नहीं बना रहता। ठीक है, इसीलिए जो हमारी वेरिएशन होती है इसका महत्व होना यानी कि जरूरी है। आगे, इनके द्वारा नए लक्षणों का विकास होता है और ये जाति निर्माण में सहायक होते हैं। इसके साथ साथ ये जो विभिन्नताओं के द्वारा ही हमारे अंदर नए लक्षण का विकास होता है। जैसे अगर आप पहले के मानवों को देखेंगे और आज के मानवों को देखेंगे, बहुत ज्यादा विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? पहले थोड़ा सा आप पीछे जाएंगे और आज के टाइम के मानव में देखेंगे आपको बहुत ज्यादा चेंज नजर आए। तो ये चेंज हमारे अंदर आया कहाँ से? ये विभिन्नताओं की वजह से ही आया। ठीक है, ये धीरे 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 क्या हुआ, जैसा वातावरण होता गया हम अपने आप को चेंज करते गए और विभिन्नताएं आती गई और ये आगे तक बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये होते हैं विभिन्नताओं के महत्व। आगे, ये उन्नत जातियों के निर्माण एवं जैव विकास में सहायक होती है। इसके साथ साथ वेरिएशन होना ये जरूरी कि उन्नत यानी कि नई जाति के विकास में सहायक होती है, ये नई जाति के विकास के निर्माण में हेल्प करती है। इसके साथ साथ ये जैव विकास में भी हेल्प करती है, सहायता करती है। ठीक है, किसके लिए? जो हमारा जैव विकास है, जैव विकास में भी ये सहायता करती है। आगे, विभिन्नताएं के कारण ही जीव अपने जनन क्षमता के उपयोग द्वारा समष्टि पारितंत्र में विशिष्ट स्थान अर्थात निकेत ग्रहण करता है। अगर मान लो वेरिएशन ना हो, ठीक है, अगर विभिन्नताएं ना हो तो जो हमारी समष्टि को हम कहते हैं, समष्टि का मतलब होता है एक जातियों का समूह। जैसे जहाँ पे हम रहते हैं वहां पे कई सारी जातियां है ना, जैसे जिस भी हम माहौल में है तो वहां पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिस वातावरण में हम रह रहे हैं सिर्फ वहां पे एक मानव है। ठीक है, वहां पे एक मानव की जाति है ना, एक गाय की जाति है, एक कुत्ते की जाति है, एक बिल्ली की जाति है, हमारी पक्षियों की जाति है ना, बहुत सारी पशुओं की जाति है। तो ये अलग अलग जो जातियां हैं, तो ये जो हमारी जातियां ही पारितंत्र का यानी कि जो हमारी पॉपुलेशन ही है ना, एक जीव है। देखो, जीव क्या करते हैं? अपनी जाति का निर्माण करते हैं। जाति ही क्या करेंगी? जब अलग अलग जातियां एक समूह में आती है उसको समूह को हम समष्टि कहते हैं। जब अलग अलग जीवों का समष्टि हो जाता है उसको हम पारितंत्र यानी कि कुछ सिस्टम कहते हैं। तो समष्टि के लिए, पारितंत्र के लिए विभिन्नताएं जरूरी होती है। ठीक है, क्लियर? अब आता है जनन। ठीक है, तो जनन जो होता है वो दो प्रकार का, पहला है लैंगिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन। ठीक है, पहला क्या होता है? लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में युग्मक निर्माण का, ठीक है, जैसे लैंगिक में हम देखते हैं कि दो भिन्न, इसमें युग्मक का संलयन होता है, निषेचन होता है, तब एक नई जाति का निर्माण होता है। लेकिन लैंगिक में ऐसा, अलैंगिक में कुछ नहीं होता, उसमें पौधे की कायिक भाग से होता है, या तो जड़ के द्वारा होगा या तो पत्ती के द्वारा होगा, है ना, या तो तना के द्वारा होगा। तो इसमें युग्मक निर्माण नहीं होता। आप लैंगिक जनन देखोगे, जिस भी पौधे में अगर लैंगिक जनन की क्रिया पाई जाएगी, खास करके जितने भी हमारे आवृत्त बीजी होते हैं, है ना, आवृत्त बीजी में जो पौधों की एक नई उत्पत्ति होती है वो लैंगिक जनन के द्वारा ही होती है। किसके द्वारा? लैंगिक जनन के द्वारा। तो लैंगिक जनन के द्वारा वो अपने अपने युग्मक का निर्माण करते हैं। जैसे पुमंग से परागकण का निर्माण, है ना, और जयांग में जो स्त्री केसर होती है उससे अंडाणु यानी कि जो भ्रूण कोष का निर्माण होता है। ठीक है, तो अलैंगिक जनन में किसी भी प्रकार का युग्मक संलयन नहीं होता है और इसमें एकल जीव भाग लेता है। अगर हम अलैंगिक जनन की बात करेंगे तो आप बोलोगे जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जीव भाग लेता है उसको हम कहते हैं अलैंगिक जनन। यानी या तो नर लेगा या तो मादा लेगा, नर और मादा दोनों एक साथ संलयित नहीं होंगे। या तो अगर कोई नर है तो वो अपने नर के किसी भी कायिक भाग से नए पौधे को बनाएगा, अगर कोई मादा है तो अपने किसी भी कायिक भाग से एक पौधे को जन्म देगी। ठीक है, कि नए पौधे का निर्माण होगा। ठीक है, इसी तरह अगर अमीबा है, अमीबा में अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो अगर अमीबा को हम देखते हैं कि अगर कोई अमीबा है उसका कोई भी टुकड़ा कट रहा है तो वो अपने जैसे संतति को बना देता है, कोई भी उसका चेंज नहीं होता और अमीबा का आकार भी निश्चित नहीं होता। पैरामीशियम है, पैरामीशियम में अलैंगिक जनन है, यानी कि वो अपने बॉडी कोई भी टुकड़ा है उसके शरीर का, कोई भी टुकड़ा है वो टुकड़ा विखंडित हो जा रहा है, धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है और नए पैरामीशियम का निर्माण कर दे रहा है। ठीक है, स्पाइरोगायरा में क्या होता है? स्पाइरोगायरा जो जीव है कितने भी भाग में टूट गया, ठीक है, टूटने के बाद उसका जितना भी टुकड़ा होगा वो एक नए जीव की उत्पत्ति कर देगा।
ये होता है पुनरुद्ध भवन में। प्लेनेरिया जानते हैं ना, प्लेनेरिया आपका प्लेटेहेल्मिन्थिस का जीव होता है। तो अगर हम किसी भी कारण उसको उसकी बॉडी के शरीर के टुकड़े काट दे, तो इसका जितना भी टुकड़ा है, चाहे छोटा से छोटा होगा चाहे बड़ा से बड़ा होगा, सारे टुकड़े क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे और एक नए जीव का निर्माण कर देंगे। जैसे छिपकली देखते हैं ना, छिपकली में किसी भी छिपकली में पुनर्जनन की क्षमता होती है कि अगर छिपकली की किसी भी कारण से उसकी अगर जो टेल होती है कट जाती है तो वो वापस से टेल आ जाती है, लेकिन हमारे मानव के अंदर ऐसा नहीं होता है ना, रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं होती है। ठीक है, ठीक है। देखो अब अलैंगिक जनन के जो प्रकार क्या होते हैं, देखो अलैंगिक जनन के कई सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालोगे अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन में सिर्फ आपको इतना ध्यान देना है, इसमें जो एकल जीव भाग लेते हैं, एकल जीव भाग का मतलब या तो वो नर होगा या तो वो मादा लेगा। ठीक है, तो सिंपल सा आप लिख सकते हो जनन की वह प्रक्रिया। ठीक है, जनन की वह प्रक्रिया या वह क्रिया जिसमें, ठीक है, जिसमें एकल जीव भाग लेते हैं। ठीक है, जिसमें एकल जीव भाग लेते हैं। ठीक है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एकल जीव का मतलब या तो नर लेगा या तो मादा लेगा, उसको हम कहते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन कहते हैं। ठीक है, अब ये जो अलैंगिक जनन होते हैं इसकी कई सारी विधियां होती है, या हम ये कह सकते हैं कि अलैंगिक जनन की निम्न विधियां होती है। ठीक है, कितनी विधियां होगी, निम्न विधियां होती है। पहला क्या होता है, विखंडन होता है। ठीक है, या उसको हम कह सकते हैं खंडन कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें कई सारी आपकी विधियां होती है। विधियों में क्या होगा, पहला आपको ध्यान देना है विखंडन। ठीक है, पहले में आपको क्या देना है कि जो विधियां होती है पहला क्या होगा, विखंडन होता है। देखो विखंडन में क्या होगा, विखंडन ये इसमें भी इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है द्विखंडन और दूसरा होता है बहुखंडन। ठीक है, पहला क्या होता है, द्विखंडन। ठीक है, द्विखंडन। ठीक है, और दूसरा होता है बहुखंडन। बहुखंडन का मतलब क्या होगा कि कोई एक जीव है और वो कई सारे विभाजन कर रहा है ना, बहुत सारे ऐसे विभाजन हो रहे हैं और उस विभाजन से एक नए जीव की क्या कर रहा है, उत्पत्ति कर रहा है। तो द्विखंडन में हमेशा किसमें होता है, पैरामीशियम में। ठीक है, द्विखंडन किसमें पाया जाता है, पैरामीशियम में। अब द्विखंडन में देखो पहले होता क्या है, ये जो खंडन की विधि होती है, जो विखंडन होता है, विखंडन में सबसे पहले दो चीजों का विभाजन होता है ना। जब मानो कोई भी सेल्स है, ये कोशिका है, अब ये जो कोशिका जब विभाजित होती है तो पहले दो चीजों का विभाजित होता है। एक इसका होता है केंद्रक द्रव्य का विभाजन। ठीक है, पहला क्या होता है, केंद्रक द्रव्य का विभाजन। ठीक है, केंद्रक द्रव्य का विभाजन, और दूसरा कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, पहला केंद्रक द्रव्य का विभाजन या केंद्रक का न्यूक्लियस डिवीजन और दूसरा साइटोप्लाज्म डिवीजन। ठीक है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो जो खंडन की या द्विखंडन की जो विधि होती है ये पाए जाते हैं किसमें, पैरामीशियम में। मानो ये कोई पैरामीशियम है। ठीक है, जो खंडन विखंडन में पैरामीशियम, ये जो पैरामीशियम होता है, इस पैरामीशियम का जो आकार होता है वो कभी भी निश्चित नहीं होता। एक जो पैरामीशियम है, इस पैरामीशियम का जो आकार होता है वो आकार निश्चित नहीं होता। वो ये नहीं कि जैसे एक मानव है तो हमारे मानव का आकार निश्चित है, लेकिन ये अनिश्चित आकार के होते हैं, इनका कोई भी किसी भी तरह की संरचना रखते हैं। ठीक है, अब इनके बीच में ये जो गोल वाली संरचना है, इस संरचना को हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है, क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। जब ये न्यूक्लियस है तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, कोशिका द्रव्य होगा।
ठीक है, इसका क्या होगा, कोशिका द्रव्य होगा। मानो ये क्या हो गया, कोशिका द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य। ठीक है, तो जब अमीबा में, ठीक है, अमीबा में जो रिप्रोडक्शन होता है, अमीबा का रिप्रोडक्शन में हमेशा याद रखना है क्या होता है, अलैंगिक। ठीक है, यानी कि असेक्सुअल, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मानो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन सा विधि हुआ, विखंडन विधि हुआ। अब इसमें जब एक नई संतति को ये जब अपने जन्म देंगे, सबसे पहले क्या होता है कि ये जो पैरामीशियम है, इस पैरामीशियम का केंद्रक डिवाइड करेगा। ठीक है, मानो ये पैरामीशियम है। ठीक है, अब इनका ये जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, विभाजन करेगा। विभाजन कैसे करेगा, पहले ये इस प्रकार की संरचना में चेंज हो जाएगा, यानी कि ये क्या कर रहा है, विभाजन कर रहा है। ठीक है, विभाजन हुआ, यानी कि इसका जो न्यूक्लियस है पहले इस संरचना में है, लेकिन इसमें जैसे ही द्विखंडन की विधि यानी कि रिप्रोडक्शन, जनन की क्रिया जब इसने स्टार्ट की, तो इनका सबसे पहले किसका विभाजन होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। ठीक है, आगे चल के क्या होगा, इसका जो साइटोप्लाज्म ये रहेगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म बना रहेगा। अब मान लो, ठीक है, इसके आगे इसमें क्या होगा, जैसे ही क्रिया हुई, अब इस क्रिया होने के बाद आगे न दिखेगा क्या आपको कि इनका जो न्यूक्लियस होगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार की संरचना आएगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे नजर क्या आएगा कि ये जो केंद्रक है वो बिल्कुल ही क्या हो चुके हैं, डिवाइड होने ही वाले हैं, है ना, बिल्कुल क्या है, एकदम विभाजित होने ही वाले, यानी कि अब आगे गया विभाजन तो ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाते हैं। ठीक, अब यहां से ये दो भागों में क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। टूटने के बाद इनमें दो, ठीक है, एक बॉडी से दो बॉडी का निर्माण हो गया। ठीक है, ये बन गया और एक ये बन गया। जब ये बन जाते हैं, इन्होंने अलग हो गए हैं, अलग होने के बाद इनके पास अपना न्यूक्लियस और इसके पास भी अपना न्यूक्लियस और इसके पास अपना साइटोप्लाज्म और इसके भी पास क्या है, अपना साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो ये होती है द्विखंडन विधि और ये पाई किसमें जाती है, अमीबा में। इसमें एग्जाम्पल हमेशा याद रखना है, अमीबा में। ठीक है, और अमीबा के साथ साथ पैरामीशियम में भी होता है। ठीक है, अमीबा के साथ साथ इसमें पैरामीशियम में, पैरामीशियम में भी यह पाया जाता है। मानो जैसे यहाँ पे हमने ये अमीबा देखा, ठीक है, ये अमीबा की बॉडी है, इसकी एक शरीर ने पहले क्या किया, द्विखंडन की विधि को दर्शाया। द्विखंडन विधि से इसने क्या किया कि सबसे पहले इसका न्यूक्लियस का डिवीजन, है ना, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं केंद्रक विभाजन, है ना, कि यहाँ पे क्या हो रहा है, केंद्रक का विभाजन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, केंद्रक का विभाजन। ठीक है, जब केंद्र का विभाजन हो जाएगा तो यहाँ पे थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, वो चेंज इस प्रकार होगा। देखो, केंद्रक विभाजन हुआ तो यहाँ से जो सेल्स है, ठीक है, और ये सेल्स जो होंगी, ठीक, कुछ इस प्रकार की बढ़ जाएंगी और इनका ये जो न्यूक्लियस होगा, ठीक है, ये न्यूक्लियस भी कुछ इस प्रकार का हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ कुछ हो जाएगा, कुछ यहाँ हो जाएगा और ये आगे चल के क्या हो जाएंगे, अलग अलग। तो यहाँ पे केंद्रक का विभाजन और ये आपको क्या दिख रहा है, ये हम इसको कह सकते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, तो ये होता है द्विखंडन। द्विखंडन का मतलब कोई भी ऐसा जीव है जो अपनी बॉडी को दो बराबर भागों में टूटेगा और एक शरीर से दो जीव का निर्माण होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब अगर यहीं पे अगर आप पैरामीशियम की बात करते हैं, किसकी हम बात करते हैं, पैरामीशियम की, तो देखो पैरामीशियम का जो डायग्राम होता है कुछ इस प्रकार। पैरामीशियम को कहते हैं हम स्लीपर एनिमल्स। क्या कहते हैं कि जो पैरामीशियम होता है वो क्या है, एक स्लीपर एनिमल्स है। ठीक है, अब इस पैरामीशियम में इनका जो न्यूक्लियस होता है, एक होता है लघु केंद्रक, है ना, इसमें दो चीजें प्रेजेंट होती है, एक होती है इसका लघु केंद्रक, ठीक है, क्या होगा, एक लघु केंद्रक, और लघु केंद्रक के साथ साथ एक होता है गुरु केंद्रक।
ठीक है, लघु केंद्रक, और लघु केंद्रक के साथ साथ गुरु केंद्रक होता है, क्योंकि इसका 2 न्यूक्लियस होता है, 2 केंद्रक होता है। 2 केंद्रक के साथ साथ इस पैरामीशियम में फूड वैक्यूल यानी कि रिक्तिका होती है, खाद्य जो राजधानियां कहते हैं, है ना। तो ये रिक्तिका कुछ इस प्रकार पाई जाती है, और रिक्तिका के साथ साथ यहाँ भी रिक्तिका होती है ना। और इनके शरीर पे, आपको इसके अंदर नहीं जाना है, इसके अंदर का संरचना आपको पता है। और इसके बाद इनमें सीलिया लगे होते हैं, ठीक है। किसी किसी कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें फ्लैजेला होते हैं, और कुछ कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनमें क्या होती है, सीलिया होती है, ठीक है। तो ये हमारा पैरामीशियम है। अब इस पैरामीशियम में क्या होगा, ठीक है, जैसे हमने क्या बात करी कि कोई भी द्विखंडन में सबसे पहले केंद्रक का विभाजन, और केंद्रक का जब विभाजन हो जाता है तो विभाजन किसका होगा, न्यूक्लियस का विभाजन। पहले केंद्रक विभाजित करेगा, केंद्रक विभाजित होने के बाद न्यूक्लियस विभाजित करेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले जब इनका विभाजन होगा, है ना, तो विभाजन कुछ इस प्रकार का आपको दिखेगा। ठीक है, अंदर की संरचना मैं पूरी नहीं बनाऊंगी, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस क्या होने लगेगा, डिवाइड होने लगेगा, ठीक है। धीरे 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 इसका जो न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक बड़ा केंद्रक और एक लघु केंद्रक, ठीक है, एक बड़ा केंद्रक और एक लघु केंद्रक, तो इनका जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होंगे, डिवाइड होंगे, है ना, क्या होने लगेंगे, डिवाइड होने लगेंगे। और डिवाइड होने के बाद आगे चल के इन्हीं के द्वारा ही 2 पैरामीशियम का निर्माण होगा। कितने पैरामीशियम का, 2, यानी कि एक ये बनेगा, ठीक है, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ये दोनों क्या हुआ, पैरामीशियम का यहाँ पे निर्माण हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे बस मैं 2 केंद्रक आपको दिखा दे रही हूँ, ठीक है, एक लघु और एक बड़ा, ठीक है। इसके बाद इसमें क्या लग जाते हैं, सीलिया लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस नए अमीबा का निर्माण हो गया, यानी कि एक शरीर से, ठीक है, एक जीव है और एक जीव के शरीर से 2 जीव का क्या हुआ, यहाँ पे निर्माण हुआ। ये हो जाता आपके द्विखंडन विधि में, मतलब विखंडन की जो विधि है वो 2 प्रकार की है, ठीक है। विखंडन की विधि 2 प्रकार की, पहला है बहुखंडन, है ना, दूसरा है द्विखंडन। इसके बाद इसी तरह जब मलेरिया प्लाज्मोडियम, ठीक है, बहुखंडन में मल्टीपल फ्यूजन में आपको याद रखना है, ठीक है। जब हम बहुखंडन की बात करेंगे तो बहुखंडन में क्या होता है, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम ये जो है ये भी प्रोटोजोआ का ही जंतु है ना। ये जो प्लाज्मोडियम है, अगर मान लो एक प्लाज्मोडियम है तो ये एक प्लाज्मोडियम से अपनी संख्या को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, ये बहुखंडन आता है, क्लियर। दूसरा आता है आपका मुकुलन, ठीक है। दूसरी पॉइंट्स क्या आती है, मुकुलन। मुकुलन में हम क्या देखते हैं कि जैसे हाइड्रा हो गया, है ना, मुकुलन विधि में हाइड्रा है तो हाइड्रा से 2 हाइड्रा का निर्माण होता है, ठीक है। 2 हाइड्रा का कैसे होगा, जैसे यहाँ पे ये हाइड्रा है, ठीक है, ये हाइड्रा की बॉडी है, ठीक है। अब ये कोई ये हाइड्रा है, ठीक, ये हाइड्रा है, ठीक। अब इसमें क्या होगा, धीरे धीरे आगे जब चलेंगे तो इनकी जो संतति कोशिका वापस से ये हाइड्रा, ठीक है। तो इन्हीं हाइड्रा में एक संतति कोशिका, एक जनक सेल है। अब इन्हीं की शरीर में, ठीक है, इनके ही शरीर में क्या नजर आएगा, देखो, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा क्या निकलेगा, उभार निकलेगा, ठीक है। ये क्या निकल गया, उभार निकल गया। अब यही उभार क्या करेगा, धीरे धीरे विकसित होगा, ठीक है। ये उभार क्या करेगा, धीरे धीरे विकसित होगा। तो यहाँ का ये जो बड निकला हुआ है ये भी क्या करेगा, विकसित होगा। यानी कि धीरे 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 विकसित होने के बाद यहाँ की जो संरचना होगी ये भी कुछ इस प्रकार के, यानी कि जो इसकी पैतृक पीढ़ी है, पैतृक पीढ़ी के जैसे हो जाएंगे, और आगे चल के ये क्या हो जाएंगे, यहाँ से ये अलग हो जाएंगे, है ना, ठीक है। ये अलग हो गए तो ये क्या है, न्यू हाइड्रा,
तो ये होता है बडिंग, यानी कि कोई भी ऐसा एक जीव है, ठीक है, कोई भी एक जीव है, उस जीव की, ठीक है, कोई भी एक जीव है और उस जीव की क्या होगा, जो शरीर होती है ना, उस जीव का क्या होगा, जो शरीर होगा, उस शरीर पे उभार निकलेंगे, वो उभार धीरे धीरे विकसित होंगे और विकसित होने के बाद वो अपनी जो पैतृक पीढ़ी होती है, पैतृक पीढ़ी से अलग हो जाते हैं और पैतृक पीढ़ी से अलग होने के बाद एक नए जीव के क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, उसको हम कहते हैं बडिंग कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। फिर हमारा आता है अगला खंडन, ठीक है, कौन सी विधि आती है, खंडन विधि आती है। खंडन विधि में क्या होता है, इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखना है, स्पाइरोगायरा, ठीक है, एग्जाम्पल खंडन विधि में आपको हमेशा, ठीक है, या राइजोपस याद रख सकते हैं, ठीक है, क्या होगा, राइजोपस, ठीक है, खंडन किसमें होता है, राइजोपस होता है। खंडन का मतलब क्या होगा, मानो ये किसी एक जीव की शरीर है, ठीक है, ये एक जीव है, ठीक है, अभी एक जीव की शरीर है, इस जीव की शरीर में, ठीक है, अभी एक जीव है, अभी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है तो क्या है, इसका साइटोप्लाज्म है, ठीक है, इसमें भी इसका क्या है, साइटोप्लाज्म, इसमें भी क्या है, साइटोप्लाज्म, इसमें भी क्या है, साइटोप्लाज्म। मान लो अब ये जो जीव है, ठीक है, इस जीव के आगे क्या होगा, प्रत्येक टुकड़ा मान लो ये ऐसे टूटा, ठीक है, ये वाला टुकड़ा कुछ इस प्रकार टूटा और ये टुकड़ा कुछ इस प्रकार टूटा। अब इनमें प्रत्येक का क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक है, इनमें भी इसका खुद का न्यूक्लियस, इसमें भी है, ठीक है, इसका भी खुद का न्यूक्लियस है और इसका भी क्या है, खुद का न्यूक्लियस। अब वापस से क्या होगा, यही क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, वृद्धि करेंगे और वृद्धि के दौरान एक नए राइजोपस की, है ना, एक नए राइजोपस की क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो ये आपकी पेरेंट सेल होगी, है ना, कौन सी हो गई, पेरेंट्स सेल हो गई, है ना। और ये जो यहाँ पे निर्माण हुआ, ये कौन सी हो गई, डॉटर सेल, कौन सी हो गई, डॉटर सेल हो गई। तो ये होते हैं हमारे खंडन की विधि। तो इसमें आपको हमेशा याद रखने की, इसको यूलोथ्रिक्स हो गया, हाइड्रा हो गया, इसमें भी राइजोपस हो गया, है ना, और इसमें बडिंग में हाइड्रा में भी होता है और हाइड्रा के साथ साथ उसमें होता है इष्ट हो गया ना, जिसको हम खाते हैं ना, इष्ट में होता है, ठीक, क्लियर। अब आता है कायिक प्रबंधन, ठीक है, इसी में भी अगला पार्ट क्या आता है, कायिक जनन। तो कायिक जनन में क्या होगा, कायिक जनन में आपको सिर्फ हमेशा याद रखने हैं कि पौधे के कायिक भाग से, है ना, कायिक जनन की जो विधि होती है वो कैसे, पौधे के, है ना, पौधे के कायिक भाग से, पौधे के कायिक भाग से, ठीक, कायिक जनन में पौधे के कायिक भाग से। अब पौधे के कायिक भाग से क्या होगा, देखो, पौधे के कायिक भाग में जैसे जड़ यानी कि रूट, ठीक है, तना यानी कि स्टेम, है ना, और पत्ती यानी कि लीफ। तो पौधे के कायिक भाग यानी जड़, तना, पत्ती के द्वारा जब एक नए पौधे का उत्पत्ति होती है उसको हम कहते हैं कायिक जनन। कायिक जनन को कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें रूट के द्वारा नए पौधे उगते हैं, है ना, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें स्टेम, स्टेम में जैसे गुलाब हो गया, है ना, गुलाब हो गया, गुलाब को हम क्या करते हैं, कलम के द्वारा लगाते हैं, है ना, उसका कलम, तना वाला भाग लेके। लीफ में जैसे ब्रायोफिल्म, ठीक है, जो ब्रायोफिल्म की पत्ती होती है, तो ब्रायोफिल्म की जो हम पत्तियां लगाते हैं तो ब्रायोफिल्म की पत्ती से एक नए पौधे का विकास होता है। तो ये सारी जनन की विधियां होती है, यानी अलैंगिक जनन की विधि होती है। इतना ज्यादा डिटेल में आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछता, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर, ठीक है। तो कभी कभी पूछा जाता अलैंगिक जनन के लक्षण। तो अलैंगिक जनन के लक्षण में इसमें संतान का एक ही जनक होता है ना। अगर अलैंगिक जनन का लक्षण क्या होता है कि संतान का एक ही जनक होता है, लेकिन संतान का दो जनक होता है, एक मेल और एक फीमेल होता है, ठीक है।
इसमें नए जीव का जन्म केवल कायिक कोशिकाओं द्वारा होता है, अतः इसे कायिक प्रजनन भी कहते हैं। अब अलैंगिक जनन में जो एक नए जीव का उत्पत्ति होता है, एक नए जीव का विकास होता है, वो सिर्फ कायिक कोशिका के द्वारा ही होता है। किसके द्वारा होगा? सिर्फ कायिक कोशिका के द्वारा ही होता है। ठीक है। इसके बाद इस प्रकार के जनन में कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती है। ये जो अलैंगिक जनन विधि में जो सेल्स होती है, वो सेल्स क्या करती है? असमसूत्री विभाजन को दर्शाते, यानी कि समसूत्री विभाजन को नहीं दर्शाती है। ठीक है। तो अलैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री। समसूत्री विभाजन वो होता है कि समसूत्री विभाजन के थ्रू जो एक नई संतति का जन्म होता है, वो कैसी होती है? वो कैसी होगी? अपनी संतति कोशिका की जैसी होती है ना, उसमें कोई भी चेंज नहीं होते। ठीक है। इसके बाद आगे इस प्रकार के जनन में युग्मकों का निर्माण व निषेचन नहीं होता। इसके साथ साथ जितने भी अलैंगिक जनन करने वाले जीव होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार का युग्मक निर्माण नहीं होगा, यानी कि उनका जो जनन अंग होगा, जैसे हम मानव में कहते हैं प्राथमिक जननांग जो होते हैं, तो इनमें जननांग नहीं होंगे, और इनमें जननांग नहीं होंगे तो किसी प्रकार का युग्मक का निर्माण नहीं होगा। जब किसी भी प्रकार का युग्मक का निर्माण नहीं होगा तो इसमें निषेचन की क्रिया भी नहीं होगी। ठीक है। इस प्रकार के जनन उत्पन्न आनुवंशिक व आकार के रूप से समरूप संतति को, ठीक है, ये अलैंगिक जनन से जितने भी जीव होते हैं वो अपनी आनुवंशिक रूप से और आकार के रूप से, यानी कि जो हम बाह्य मॉर्फोलॉजी, यानी उसका रंग रूप आकार जो हो गया ना, इसके तरफ से, और इनका जो आनुवंशिक जो गुण होते हैं वो समान होते हैं। लेकिन लैंगिक में हम क्या देखते हैं कि वो आकार की से भिन्न होते हैं, लेकिन आनुवंशिक से समान होते हैं। जेनेटिक रूप से वो समान है, लेकिन आकार के रूप से हम भिन्न होते हैं। कैसे? जैसे मान लो हम एक पेरेंट्स है, हमारे पेरेंट्स के हम 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चों में हम जेनेटिक रूप से समान होंगे, है ना, लेकिन आकार की बात आएगी, रंग का, रूप का, है ना, ये सारी चीजें हमारी क्या होती है? भिन्न होती है। तो ये लैंगिक जनन में होता है। कुछ लक्षण हमें अपने पिता से मिलता है, तो कुछ लक्षण हमें अपने माता से मिलता है, इसलिए हम बाह्य रूप से समान होते हैं, और जेनेटिक रूप से क्या होते हैं? समान, एक समान, और बाह्य रूप से भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार के जनन उत्पन्न आनुवंशिक व आकार के रूप से समरूप संतति को क्लोन या एक पूर्वज कहते हैं। अलैंगिक जनन विधि मुख्यतः एकल जीव यानी निम्न पादपों तथा जंतुओं में पाई जाती है। अब ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, ये सिर्फ क्या होते हैं? निम्न प्रकार के जो पौधे हैं, यानी कि जो छोटे वर्ग के पौधे हैं, और छोटे वर्ग के पौधे के साथ साथ जो छोटे वर्ग के जीव है ना, जैसे जो कुछ ऐसे जीव जिसको हम अपने आंख से नहीं देख सकते ना, प्रोटोजोआ को आप नहीं देख सकते, प्रोटोजोआ को देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी चाहिए, है ना, युग्लिना को आप नहीं देख सकते, युग्लिना को देखने के लिए आपको सूक्ष्मदर्शी चाहिए। तो ये निम्न प्रकार के जीवों में जैसे प्रोटोजोआ, कवक तथा कुछ निम्न जीव जैसे प्रोटिस्ट, स्पंज, सिलेंट्रेट व प्लेनेरिया, यानी सिलेंट्रेटा हो गया, प्लेनेरिया हो गया, है ना, प्रोटिस्ट हो गए, स्पंज हो गए, इनको हम अपने आंख से नहीं देख सकते, ये देख भी सकते तो बहुत ज्यादा निम्न प्रकार के जीव हैं। तो ये निम्न प्रकार के जीवों में कौन सा जनन पाया जाता है? अलैंगिक जनन पाया जाता है। ठीक है। तो अलैंगिक जनन के प्रकार में हमने क्या देखा? विखंडन देखा, खंडन देखा, मोकुलन, पुनरुद्भवन और बीजाणु जनन। अब देखो यहाँ पे हमने 3 चीजें बात कर ली है, कायिक जनन की भी हमने बात कर ली है। अब ये पुनरुद्ध भवन में हमेशा याद रखना है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में क्या होता है कि अगर उसकी शरीर का कोई भी टुकड़ा किसी भी कारणवश अगर वो कट भी जा रहा है या हम काट दे रहे हैं, तो उनका प्रत्येक जो टुकड़ा होता है वो वृद्धि करेगा, ग्रोथ करेगा, और ग्रोथ करके एक नए प्लेनेरिया का क्या करता है? निर्माण करता है। ठीक है। बीजाणु द्वारा, कुछ ऐसे जीव होते हैं जिसमें स्पोर के द्वारा एक नए जीव का क्या होती है? उत्पत्ति होती है, उसको हम कहते हैं बीजाणु, यानी बाई स्पोर, है ना, रीजनरेशन, बडिंग, खंडन, विखंडन, ये सारे प्रोसेस होते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। फिर आता है कायिक प्रजनन या प्रवर्धन। तो जो कायिक प्रजनन या प्रवर्धन में देखो, प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन, इसमें जो कायिक होता है सिर्फ प्राकृतिक होता है और एक आर्टिफिशियल होता है, ये क्या यानी कि प्रकृति के द्वारा होता है। और कुछ ऐसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होते हैं जो हम मानव के द्वारा यानी कि मनुष्य के द्वारा किए जाते हैं। किसमें? पादपों में किए जाते हैं। तो पहला होता है प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन। प्राकृतिक कायिक प्रवर्धन में हम क्या देखते हैं कि इस क्रिया में प्राकृतिक रूप से पादप का कोई भी अंग या रूपांतरित भाग मातृ पादप से अलग होकर नया पादप का कोई भी अंग या रूपांतरित भाग, ठीक है, बनाता है। ठीक है।
प्राकृतिक में क्या होगा कि पादप का कोई भी एक भाग होगा वो अपने अलग होगा और अलग होने के बाद एक नए पादप का निर्माण करता है, ठीक है। और वो अनुकूल परिस्थितियों में ही संपन्न होता है, यानी जो परिस्थिति आएगी, जो उसको वातावरण चाहेगा, उसी वातावरण में ये होता है। तो ये होता है प्राकृतिक, यानी कि नेचुरल, जो कि नेचुरल के द्वारा हो रहा है, प्रकृति के द्वारा हो रहा है। लेकिन कुछ क्या होते हैं आर्टिफिशियल, है ना। तो इसमें होता है पहले कायिक में जड़ के द्वारा। जड़ के द्वारा में क्या देखते हो, शकरकंद हो गया, है ना, सतावर हो गया, पुदीना, इनमें जड़ के द्वारा एक नए पौधे का उत्पत्ति होती है। जब हम शकरकंद का पौधा लगाते हैं, है ना, सतावर का पौधा लगाते हैं, पुदीना का पौधा लगाते हैं, तो हमें इसमें कोई बीज के द्वारा नहीं लगाते। अगर शकरकंद का पौधा उसके जड़ के द्वारा, है ना, पुदीना का पौधा उसके जड़ के द्वारा, सतावर का पौधा उसके जड़ के द्वारा, ठीक है। तो जड़ों द्वारा ठीक है, जड़ों द्वारा जिनमें भोजन संचय होता है तथा जिन जड़ों पर अपस्थानिक कलिकाएं उपस्थित होती हैं और वो अनुकूल परिस्थितियों में ये अपस्थानिक कलिकाएं पादप का निर्माण करती है, उदाहरण शकरकंद, सतावर और पुदीना, ठीक। पत्ती के द्वारा, ठीक है, तो पत्ती द्वारा कुछ मांसल पर्णों में भोजन संग्रह होता है और यह पर्ण कलिकाओं का निर्माण करती है तथा ये कलिकाएं अनुकूल परिस्थितियों में नए पादप का निर्माण करती है, उदाहरण ब्रायोफिल, बिग्नोनिया, घाव पत्ता आदि, ठीक है। तो ब्रायोफिल्म के पौधे में, बिग्नोनिया में, ठीक है, और घाव पत्ता में जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, जो जनन होता है वो पत्ती के द्वारा होता है, यानी कि पौधे के कायिक भाग, हमने क्या बोला कि कायिक जनन होता है पौधे के कायिक भाग, यानी जड़ के द्वारा, तना के द्वारा, पत्ती के द्वारा। तो शकरकंद में, पुदीना में, सतावर में जड़ के द्वारा हो रहा है एक नए पौधे की उत्पत्ति, है ना। ब्रायोफिल्म में, बिग्नोनिया में, घाव पत्ता में लीफ के द्वारा हो रहा है, ठीक है, यानी पत्ती के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण होगा। तने के द्वारा में, तने को जो लगाते हैं, ठीक है, उसकी कुछ होता है कृत्रिम प्रवर्धन। कृत्रिम प्रवर्धन में जैसे कलम लगाना, है ना, क्या होता है, जैसे कलम लगाना। तो हम कलम किसका लगाते हैं, गुलाब का लगाते हैं, गन्ना का लगाते हैं, गुड़हल का लगाते हैं, आदि का लगाते हैं। ऐसा तो नहीं ना कि जब हम गुलाब का पौधा लगाते हैं तो हम इसको बीज से लगाते, नहीं करते। ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि हम गुलाब का कोई भी पौधा है, उसकी पैतृक पीढ़ी है, तो उस पैतृक पीढ़ी में से एक डंठल, उसका जो कलम होता है उसको हम निकाल देते हैं और उसी कलम को हम जमीन में गाड़ देते हैं, जिससे एक नए पौधे का क्या होता है, निर्माण होता है। तो वो क्या हो गया, कलम लगाना हो गया। इसी तरह गुड़हल होता है, गुड़हल को हम बीज के द्वारा नहीं उगाते, गुड़हल को हम क्या करते हैं, उसका कलम काटते हैं और कलम को हम जमीन में लगा देते हैं। जब जमीन में हम लगा देते हैं तो एक नए पौधे की क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। गन्ना की खेती हम कैसे करते हैं, अब ऐसा नहीं कि जब हम गन्ना लगाते हैं तो ऐसा नहीं है कि गन्ने के जड़ को ही लगा देते हैं, है ना, ऐसा तो करते नहीं है। हम क्या करते हैं कि गन्ने का जो कलम होता है ना, जो गन्ने का तना होता है, उस तने को हम काटते हैं और उस तने को हम भूमि में गाड़ देते हैं। जब हम भूमि में लगा देते हैं, उसको पानी देते हैं, उसको खाद्य पदार्थ देते हैं, यानी जो रासायनिक चीजें होती है, रासायनिक चीजें देते हैं, धीरे धीरे वो ग्रोथ करता है, उसमें से कलिकाएं निकलती हैं और एक नए गन्ने का क्या होता है, निर्माण होता है। तो ये हमारा कलम लगाने के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसके बाद आता है दाब कलम। दाब कलम में हम क्या करते हैं, उदाहरण नींबू, चमेली, अंगूर, ठीक है। जो नींबू हो गया, चमेली हो गया, अंगूर हो गया, इसमें हम दाब कलम के द्वारा लगाते हैं। तो ये सारी जितनी भी विधियां है ना, पैबंद लगाना या रोपड़ जिसको हम कहते हैं, तो ये जो अलग अलग आपकी जो विधियां हैं, ये सारी विधियां अलैंगिक जनन की होती है, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ये पाई जाती है, ठीक है। अब होता है कायिक जनन के लाभ क्या होते हैं, यानी ऐसे कौन से लाभ है जो कायिक जनन के लाभ। तो देखो, कायिक जनन के लाभ में इस विधि द्वारा कम समय में पादप विकसित किए जा सकते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का एक महत्व क्या होता है कि जो ये विधि होती है, तो इस विधि के द्वारा हम क्या करेंगे, बहुत कम टाइम में ही एक नए पौधे का निर्माण करेंगे, ठीक है। कम से कम समय लगेगा और कम से कम समय में एक नए पौधे की उत्पत्ति कर सकते हैं, ठीक है। फिर इस विधि से उत्पन्न नए पादप मातृ पादप के समान होते हैं, अर्थात इनमें विभिन्नताएं नहीं होती। इसके साथ साथ कायिक जनन में क्या होगा कि इनसे जो नए पौधे की उत्पत्ति होगी, तो वो नया जो पौधा बनेगा उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, है ना, वो आकारिकी रूप से और जेनेटिक रूप से आपस में क्या होंगे, समान होंगे, ठीक है। तो ये होते हैं कायिक जनन के लाभ होते हैं, ठीक है। आगे कायिक जनन द्वारा अनुपयोगी जंगली प्रजातियों के उपयोगी पादपों में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कुछ ऐसी प्रजातियां जो हमारे लिए यूज के लिए नहीं है,
तो हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा जो यूज वाली प्रजातियां नहीं हैं, जो जंगली प्रजातियां, जो जंगली घास है, उनको हम अपनी यूज में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, लाभ होते हैं। फिर पादपों के वंशित लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। इसके साथ साथ अगर कोई पौधा है तो उसके अंदर का जो लक्षण है वो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। ऐसा नहीं कि अगली जो ये पीढ़ी में वो लक्षण, कुछ लक्षण है तो उसकी जो अगली पीढ़ी आएगी उसमें वो लक्षण खत्म हो जाएंगे। तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लक्षण होते हैं वो समाहित रहते हैं। तो ये होते हैं आपके कायिक जनन के लाभ। ठीक है, अब कुछ होती है कायिक जनन से हानियां क्या होती है। तो कायिक जनन से हानियां में देखो क्या होता है कि इस प्रकार के जनन से पादपों में नए गुणों का विकास नहीं हो पाता। कुछ लाभ है तो कुछ हानि है। जैसे हम नई चीज की खोज करते हैं, है ना, कोई हमें नई चीज खोज करनी है, तो जब एक नई नई हमें गुण लाना होता है तो हानि क्या होगी कि जो एक नए पौधे का निर्माण होगा उसमें कोई भी एक नया गुण समाहित नहीं होगा, यानी कि जो पैतृक में है वो संतति में भी होगा। ठीक है, इसके साथ साथ कायिक जनन से कुछ पीढ़ियों के बाद पादपों की जनन क्षमता कम हो जाती है। अब ये जो कायिक जनन है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के दौरान कुछ पीढ़ी आएंगी, लेकिन कुछ पीढ़ियों के बाद यानी 1 से 2 से 3 से 4 से पीढ़ियों के बाद इनकी जो जनन क्षमता होती है वो जनन क्षमता समाप्त हो जाती है। ठीक है, और आगे इन जनन के कारण नई जातियां उत्पन्न नहीं हो पाती है। तो वेजिटेटिव के द्वारा जब नई जाति का हमें उत्पत्ति करना होगा, नई जाति का विकास करना होगा, तो वो नई जाति नहीं होगी। और अगर यही अलैंगिक जनन होता तो अलैंगिक जनन से नई जो प्रजनन क्षमता होती वो भी बनी रहती, और प्रजनन क्षमता बनी रहने के साथ साथ एक नई जाति का निर्माण भी होता। ठीक है, तो ये है बेटा हमारे अलैंगिक जनन के पार्ट्स और भाग। ठीक है, तो ये जो आपकी टॉपिक है वो खत्म कि अलैंगिक जनन क्या होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, क्या लाभ है, क्या हानियां है। ठीक है, या इसका क्या महत्व है। तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास जो हमारी होगी वो लैंगिक जनन की होगी। तो आप सभी को जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला जो पार्ट्स है आपको बहुत अच्छे से पढ़ के आना है। ठीक है, कि लैंगिक जनन क्या होते हैं, लैंगिक जनन के क्या प्रकार होते हैं। ठीक है, और जो बच्चा लेट ज्वाइन हुए हैं वो वापस इस क्लास को देख लेंगे, और जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं वो भी रिवीजन करके देखेंगे, क्योंकि आपको खुद से रिवीजन जरूर करना है। ठीक है, तो सभी को बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।